नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग इस समय जो है वो दिशा वाली जो अपनी बुक है 4th ग्रेड की, उसका लगभग सॉल्यूशन कर चुके हैं। और इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने साइंस वाले प्रश्नों की। और साइंस में जो 5 टॉपिक है उनमें से तीसरा टॉपिक यहाँ पर रहेगा। तीसरा टॉपिक जो है आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला है प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। इससे पहले 2 टॉपिक हम लोगों ने कर लिए हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले बता दें, हमने करंट अफेयर से आए हुए सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। वो देखना है तो आप वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख लें, आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर एक केवल MCQ है, वो आप लोगों को करवाई गई एक क्लास में, वो अलग है। और बाकी 5 सेक्शन की अलग अलग जो है क्लासें ली गई है व्याख्या सहित, वो देख लें। आप लोगों के लिए यहाँ से कंप्यूटर हो चुका है। इसके अलावा ये जो राजस्थान की राजनीति है, राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था है, इसका टोटल PYQ का एक MCQ रूप में PPT से क्लास हो चुकी है। और इसके अलावा किताब से हम लोगों ने जो है एक एक क्लास में कुल 5 क्लासें जो है इसकी कर चुके हैं और एक क्लास भारतीय संविधान की हो चुकी है। इसके अलावा 10 क्लासों में आप लोगों का भारतीय संविधान हो चुका है, सॉरी आपका राजस्थान इतिहास क्लास संस्कृति हो चुका है 10 क्लासों में। और राजस्थान का भूगोल हो चुका है, लगभग 8 घंटे की कक्षाएं हैं लेकिन क्लास 10 है। और इसके अलावा आप लोगों की हिंदी की 15 कक्षाएं जो है 15 टॉपिक हैं, 15 क्लासें वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये इतना सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें। ये एक ही जगह आप लोगों को मिल रहा है, आप लोगों को जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा आपको ये करवाया ही नहीं जा रहा, अपितु याद करवाया जा रहा है। तो आप लोग जरूर देखें। और ये PYQ है और उनकी व्याख्या है, और PYQ कितने इंपॉर्टेंट है अपने को पता है, इसलिए जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तो कहना यही है कि आप लोग बिना देरी किए इधर उधर भटके बिना सीधे ये देखो। और इसके अलावा मैं लक्ष्य वाले जो 21 मॉडल पेपर है वो करवा रहा हूं, तो वो वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख लो। दिशा वाली बुक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर देख लो, आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लक्ष्य वाले मॉडल पेपर 21 है, तो वो आप लोगों को वीडियो वाले सेक्शन में जाकर एक एक देख लेने हैं, आप लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो चलो अब बिना देरी किए बिना चर्चा किए सीधे अपन केवल और केवल बात करेंगे, वो करेंगे अब अपन प्रकाश का परावर्तन नियम एवं नियम। पहला क्वेश्चन, हीरे की चमक का कारण है। तो हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरा जो चमकता है ना, उसमें प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है और संपूर्ण होता है, ये याद रखना। व्याख्या देख ले। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो प्रकाश किरण अभिलंब से क्या हटती है, दूर हटती है। सघन से विरल में जाएगा तो फैलेगी, मतलब दूर हटेगी। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अर्थात प्रकाश की किरण उसी माध्यम से वापस लौट आती है। दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण आपको बताने हैं। नेक्स्ट है वो है हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रेगिस्तान की मरीचिका, पानी होने का जो भ्रम होता है ना, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कांच में पड़ी दरार का चमकना, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जल में पड़ी परक नली का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के, किसी वस्तु बिंब का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे रिक्त स्थान दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। कहीं पर भी रख सकते हैं ना, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु।
वो होता है अपना उत्तल दर्पण। सीधा सीधा उत्तल दर्पण ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख लें। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी होते हैं। ये प्रतिबिंब सीधे व वस्तु से छोटे होते हैं। आभासी होते हैं, सीधे होते हैं, वस्तु से छोटे होते हैं। उत्तल दर्पण की बात यहाँ पर चल रही है। उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े चित्र की वस्तु का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिसे वाहन चालक इस प्रकार के दर्पण से काफी बड़े क्षेत्र को देख सकता है। मतलब साइड मिरर जो होता है ना किसी भी वाहन का, वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण आपका होता है। इसलिए इसे ट्रक चालकों या मोटर कारों में चालक के बगल में लगाया जाता है। तो बगल में कौन सा लगाया जाता है? उत्तल लेंस लगाया जाता है, सॉरी उत्तल दर्पण लगाया जाता है। इसलिए इसे ट्रक चालकों या मोटर कारों में चालक के बगल में लगाया जाता है। सड़क में लगे परावर्तक लेंसों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अपने को तो सीधा सीधा ये ध्यान रखना है, पूछ ले कि सड़क में लगे परावर्तक जो लैंप, लाल पीली पीली ये जो लाइटें लगी होती है ना सड़क में, उनकी बात कर रहा है। उनको लैंप नाम दिया गया है। उनमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है? तो वो अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। पानी की टंकी है वो ऊपर से देखने पर ऊपर कम गहरी दिखाई देती है या ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन है। तो ये दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से, अपवर्तन रहेगा इसका कारण। नेक्स्ट व्याख्या है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, आभासी गहराई बराबर होता है वास्तविक गहराई बटा अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर ये ध्यान रखना, आभासी गहराई बराबर क्या होता है? वास्तविक गहराई बटा अपवर्तनांक। और ये किसके कारण आभासी गहराई कम दिखाई देती है या दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है मृग मरीचिका जो है, हमने अभी पढ़ा ना कि रोड पे पानी दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। और रोड पर जो पानी दिखने का जो भ्रम होता है उसे ही कौन से क्या कहते हैं? मृग मरीचिका। और यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट व्याख्या, मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है ना। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है। जैसे जैसे पास जाओगे वैसे वैसे वो भ्रम है वो दूर हो जाएगा या जो है लुप्त हो जाएगा। फिर इस घटना की व्याख्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन के आधार पर की जाती है। तो ये घटना जो मृग मरीचिका बन रही है ना, इसकी व्याख्या जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के आधार पर की जाती है। ये ध्यान रखना आपको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृग मरीचिका, इतने ध्यान रखना अपने को। नेक्स्ट, जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसका कारण है परावर्तन। परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण हमने पढ़ा कि जो है टंकी की या पानी के पात्र की आभासी गहराई दिखाई देती है, वो अपवर्तन बढ़ाता। नेक्स्ट है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने परावर्तक पृष्ठ पर समानांतर दिशा में आपतित होती है और परावर्तन के बाद भी परावर्तित किरणें समांतर बनी रहती है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। समतल दर्पण जो है वो प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है। पूछ ले कि कौन सा दर्पण
प्रकाश का परावर्तक है तो समतल दर्पण। समतल दर्पण प्रकाश का नियमित परावर्तन करता है, इसी कारण उस पर अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है। परावर्तन के नियम समतल, वक्रीय व खुरदरे सभी पृष्ठों के लिए मान्य है। परावर्तन के नियम समतल हो, वक्रीय हो या फिर खुरदरे हो, सभी पृष्ठों के लिए मान्य है, मतलब सब पृष्ठों से, सतह से परावर्तन होता है। नेक्स्ट, परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण, परावर्तन में ध्यान रखना, आपतन कोण आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का कोण जो है वो बराबर होता है। जैसे ये कोई सतह है, इस पर इधर से कोई किरण आई तो इसी, मान लो 45 डिग्री से आई तो 45 डिग्री में ही वापिस जाएगी, ये मतलब है इसका। फिर है प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है, बताना है व्याख्या में, सॉरी ऑप्शन। तो केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए, तो ये उपयुक्त सभी के लिए जो है वो समान बात है। हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा है वो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, किसी चमकदार सतह पर प्रकाश का आपतन होने पर उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दिशा में परिवर्तन हो रहा है ना, आपतित और परावर्तित किरणों की दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो परावर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है, तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण का 2 गुना होगा। पुनः देखिए एक बार, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है, ये दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के मध्य ये जो कोण बना है ना, या मैं यूं कहूं ये जो कोण बना है ना, ये 44 डिग्री का है, तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह, अब ये परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य, यहां पर ये अभिलंब, इनके मध्य कोण का 2 गुना होगा, कोण का 2 गुना, तो ये 22 डिग्री, फिर इधर भी 22 डिग्री होगा, तो ये पुनः क्या हो जाएगा, 44 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा भाई। ऐसा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, परावर्तित किरण, आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है जितना कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, अर्थात आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो ये जो है, ये तो है आपतित किरण, ये है वो है परावर्तित किरण, ये है अभिलंब, ये है आप लोगों का अभिलंब, और ये तीनों एक जगह है ना, इसी को कहते हैं कि ये तीनों एक ही जगह स्थित होते हैं। और ये जितने डिग्री का कोण बना रही है ना यहाँ से, ये उतने डिग्री का यहाँ से बन रहा है, और अभिलंब से ये आपतित को किरण जितने डिग्री का कोण है उतना ही परावर्तित और अभिलंब के बीच में भी है, अर्थात कोण I बराबर कोण R है, आपतित और परावर्तित, ये बताया गया है आप लोगों के। और ये आप लोगों के O दिया हुआ है ना, तो ये बराबर ही है। नेक्स्ट, परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को रट लेना सीधा सीधा, मेरे को लगता है यही प्रश्न आएगा। नेक्स्ट, व्याख्या। परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। व्याख्या दे तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये बात भी सही है। और परावर्तित किरण की आवर्ती व चाल अपरिवर्तित रहती है। परावर्तित किरण की आवर्ती में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाल में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, बस इतना ही है कि वो सतह से टकराएगी और दिशा में परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखना बस।
नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो पशु परिचर स्टेनोग्राफर में ये पूछा गया है और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए इसको भी यहाँ पर भी दोबारा दिया गया है। बाकी तो ये बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है अब तक। इसको एक साथ देखने के लिए हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं। ठीक, देखो प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ये बात तो सही लग रही है भाई। मान लो ये सतह यहाँ आकर टकराई तो ये तो आपतित किरण है। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है? नहीं होती भाई, बराबर होती है, बराबर होती है। फिर आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये बात तो सही है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। सामान्य नॉर्मल और आपतित किरण के मध्य कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये मतलब दिया हुआ क्या है कि प्रसामान्य और आपतित किरण के मध्य कोण को, नहीं ये बोला है सतह के मध्य और आप ये परावर्तन कोण है क्या? नहीं, ये परावर्तन कोण नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो ए और सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो प्रकाश के परकिरणन के कारण। स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रकाश के परकिरणन के कारण होता है। परकिरणन, ये याद रखना है। नेक्स्ट व्याख्या, प्रकाश का परकिरणन जब किसी स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश वायुमंडल में गमन करता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अणु, धूल, धुआं इत्यादि के कणों से उसका विभिन्न कोणों पर विचलन होता है। इस क्रिया को प्रकाश का परकिरणन कहते हैं। आकाश का नीला दिखाई देना, उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश की परकिरणन की क्रिया के कारण ही होता है। अब देखो यहाँ पर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है परकिरणन के कारण, है ना, और आकाश का नीला दिखाई देना। इसके अलावा सूर्य उदय होते समय और सूर्य अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है ना, वो भी किसके कारण? प्रकाश के परकिरणन के कारण होता है। ये याद रखना है यहाँ पर। तो सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, है ना, सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, कारण है प्रकाश का परकिरणन। और सूर्योदय में तो आपके गुण संधि, सूर्यास्त में है आप लोगों के दीर्घ संधि, ये भी याद रखना। और आप लोगों ने यदि वो क्लासें नहीं ली है हिंदी वाली तो वो देख लो किस प्रकार से ये होती है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। किताब ऐसे केवल जो है किताब बात कर मैंने टाइम पास करने का प्रयास नहीं किया है। नेक्स्ट है, प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा, तो परावर्तन कोण का मान जो है वो आप लोगों का 34 डिग्री होगा। 34 और 56 जोड़ोगे आप, 34 और 56 जोड़ोगे ना तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 34 और 56 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ, समतल सतह के साथ 56 डिग्री का कोण है। अब देखो इसमें व्याख्या में बताया गया है, वहां से थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो ये आपतन कोण 56 डिग्री का है ना सतह के साथ, ये कोण 56 डिग्री का बन रहा है यहाँ से ये, तो ये भी कितने डिग्री का बनेगा? 56 का। तो 56 कितने हुए? 112। अब 180 में से 12 निकालोगे 70, 4 70 और 180 में से कितने निकालने हैं अब आप लोगों को? 56 56 112, तो 10 में से 2 गए 8 और फिर 17 में से 11 गए 6। और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो 68 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 34। भाई मेरे दिमाग में से काम करता है वैसे बता रहा हूं, वैसे साइंस अपना सब्जेक्ट नहीं है ये भी बताया। ठीक है, नेक्स्ट
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। वायुयान के विशेष रबर के टायरों का थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। वायुयान के विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है, इसमें बताना क्या है अपने को, असत्य कथन बताना है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है यह तो सत्य है आप लोगों का। प्रकाश की नीली तरंगे बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णन होती है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, न कि बैंगनी। नेक्स्ट है, गीले बालू में घुमाया हुआ कंगा कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आंसर होगा। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है कि ये गीले बालू में आप घुमाओगे तो ये कागज को आकर्षित नहीं करेगा। नेक्स्ट है, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छुटी हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। बिल्कुल ये बात भी सही है आप लोगों के। नेक्स्ट, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता? ये सीधा सीधा याद रखना भाई, काला दिखाई देता। अभी कैसा दिखाई दे रहा है? नीला। किस कारण से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। व्याख्या, जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़े होते हैं तो वहां से आकाश उन्हें काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल न होने के कारण वहां पर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसे आकाश काला दिखाई देता है। वास्तव में पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने पर वायुमंडल के अनुपस्थित होने के कारण अंतरिक्ष में सभी स्थानों पर आकाश काला दिखाई देता है। ये किस आधार पर कहा गया है कि वायुमंडल से जैसे ऊपर चले जाएंगे ना, उसके बाद में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। तो यही कह रहे हैं कि पृथ्वी पर भी यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? काला। बस ये कहा गया है। वस्तुतः प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है और प्रकाश का प्रकीर्णन धूल के कणों द्वारा होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश काला दिखाई देगा। देखो, जो बच्चे या जो छात्री, जो भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो पूरी कक्षाएं ले रहे हैं और शुरू से भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं या नए जुड़े हो, क्योंकि अपना तो नया परिवार है, अभी बने हुए, आपको पता है लगभग 1 महीना भी अभी हुआ नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग चैनल को अपने यार दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें, या कम से कम उस व्यक्ति के पास जरूर करें जिसके आप हितैषी हो, किसी का तो हित चाहते होंगे, है ना, जिसको इसकी आवश्यकता भी है और जो अपने परिवार का सदस्य बनने लायक है, उसे जरूर बनाएं। अपना परिवार नया परिवार है, इसको थोड़ा सा संख्या बल की अभी आवश्यकता है, और जैसे जैसे संख्या बल बढ़ता है वैसे वैसे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। और जिस दिन अभी 2300 कुछ सब्सक्राइबर है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और जैसे ही आप लोगों के 3500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं मैथ लाइव लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, मैथ लाइव लेकर आऊंगा स्टूडियो से। ये तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जमकर जो है इसको शेयर करें और अपने परिवार का सदस्य बनाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है? वो दिखाई देता है काला, क्योंकि वो वायुमंडल को पार कर गया। वायुमंडल होता तो नीला दिखाई देता, वरना कैसा? काला। आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है वो दिखाई देता है। बाकी अब देखो इसमें अंतर करते हैं, 2 जगह प्रकीर्णन आ गया ना। यहाँ पर दिया गया है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन, तो ये तो आंसर सही भी है। तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन ये पढ़ा, ये लघुत्तर तरंग दैर्ध्य और है, ये ध्यान रख लेना। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का दीर्घतर, तो ये याद नहीं रखना, लघुत्तर याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3। व्याख्या देखते हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश अनेक रंगों से युक्त होता है। इनमें से 7 रंगों को हमारी आंखें देख सकती है, जो इस प्रकार है।
सूर्य से जो प्रकाश आता है ना, उसके कई रंग हैं, उनमें से 7 रंग अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो अपनी आंखें हैं इन्हीं आंखों से देख सकते हैं, है ना। तो इनमें कौन कौन से? बैंगनी है, आसमानी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल है। इनमें बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और लाल का सबसे अधिक होता है। मतलब अपन ने एक नाम जरूर सुना होगा, आप पढ़ रहे हो तो विब्योर। तो इस बैंगनी का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। जो सबसे पहले लिख रहे हैं ना, इसका तरंग दैर्घ्य कम है, और जो लास्ट में लिख रहे हैं आर, लाल, रेड, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, याद रखना। अब इसमें आगे समझाया गया है, वो समझने का प्रयास करते हैं। देखो, सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो सूर्य से आने वाले रंगों में, प्रकाश की किरणों में ऐसा कौन सा रंग है जो बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी तक पहुंचता है? वो लाल है। पर नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैस अणु, धूल कणु आदि से क्या होता है? प्रकीर्णित। कौन सा रंग? नीला होता है, और बहुत देर तक हवा में ही बना रहता है। इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें क्या दिखाई देता है? नीला। लेकिन प्रकीर्णित कौन सा रंग नहीं होता? लाल नहीं होता। नेक्स्ट, समुद्र में पानी के नीले होने का कारण है। समुद्र का पानी नीला होता है, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण है आप लोगों के लिए, जल अणु द्वारा नीले प्रकाश का क्या करना? प्रकीर्णन करना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। जल अणु द्वारा नीले प्रकाश का क्या करना? प्रकीर्णन करना। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट रहेगा। समुद्र का रंग इसके कारण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में क्या होता है? प्रसारित होता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश है ना, वो किसी माध्यम से गुजरता है तो वह सभी दिशाओं में क्या होता है? प्रसारित, और इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। इतना ही ध्यान रखना है, बाकी क्या बात लिखी हुई है अपने को मालूम नहीं है। लेकिन मान लो ये कोई पदार्थ है, इधर से कोई प्रकाश आया, प्रकाश फिर चारों दिशाओं में हर तरफ फैल जाएगा, और ये जो है प्रकीर्णन है। नेक्स्ट है, इसके कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्योंकि जल अणु द्वारा नीले प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग क्या रहेगा? आप लोगों को बताना है। सफेद, गुलाबी, नीला या काला, क्या रहेगा? यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग रहेगा काला रहेगा भाई। काला अवशोषण करता है, परावर्तन नहीं करता है। काला क्या करता है? अवशोषण करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट व्याख्या है, जब सूरज का प्रकाश किसी चीज पर पड़ता है तो कुछ प्रकाश तो परावर्तित हो जाता है और कुछ उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगर कोई चीज ऐसी हो जो प्रकाश को पूरी तरह अवशोषित कर ले तो वह काली दिखाई देने लगती है, जबकि अनेक ठोस और चमकीली चीजें प्रकाश को परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। विज्ञान के अनुसार काला रंग वास्तव में कोई रंग नहीं है। विज्ञान के अनुसार ऐसा कौन सा रंग है जो रंग ही नहीं है? वो माय डियर काला है। अपन किसी को कहते हैं ना, तू तो काले रंग का है, तो काले रंग की है, तो विज्ञान तो कहती है कि भाई काला रंग होता ही नहीं है। बल्कि जो चीज सूर्य के प्रकाश को पूर्ण अवशोषित कर ले वह काली दिखती है। बरसने वाले बादलों में पानी की असंख्य छोटी छोटी बूंदें होती है। ये बादल काफी घने होते हैं। ये बादल सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं, इसीलिए बादल हमें काले दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी व्याख्या है अपनी। प्रकाश का रंग आवर्ती से संबंधित होता है। बैंगनी में
उच्चतम आवृत्ति, सर्वाधिक विचलन और प्रकाश के दृश्यमान रंगों की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होती है। देखो यहाँ पर आवृत्ति तो इसकी उच्च, बैंगनी में उच्च आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, और लाल की सबसे कम आवृत्ति होती है लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। सोडा लाइम कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 है, जिसका अर्थ है कि कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा 1.5 गुना कम, अर्थात 1/5 बराबर 2/3 हो जाता है। अब ये लगे आप लोगों को इम्पोर्टेंट है तो देख लेना एक बार, ओके, और नहीं लगे मेरी तरह तो फिर आगे बढ़ जाना। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? न्यूनतम बैंगनी की होती है। सीधा सीधा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, याद रखें। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? बैंगनी की। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में होता है। इंद्रधनुष में पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या है, आमतौर पर इंद्रधनुष में लाल रंग का सबसे बाहर और बैंगनी रंग सबसे भीतर होता है, पर जल में विकिरणों का 2 बार परावर्तन हो तो ऐसा इंद्रधनुष भी बनना संभव है, जिसमें वक्र का बाहरी वर्ण बैंगनी रहे तथा भीतरी लाल। इसे द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम है नीला, हरा और पीला। नीला, हरा और पीला जो है इसका सही क्रम है। व्याख्या में आप लोग देख पाओगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब सफेद अथवा अन्य मिश्रित प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सफेद प्रकाश सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, अतः निर्गत प्रकाश को देखा जाए या पर्दे पर लिया जाए तो इन रंगों की एक रूपरेखा प्राप्त होती है, जिसे वर्णक्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का संयोजन। अब देखो ये नाम दिया गया रहा, देखो विबग्योर, VIBGYOR, वी वॉयलेट है, I इंडिगो है, B ब्लू है, G ग्रीन है, Y येलो है, O ऑरेंज है और R रेड है। ये सबसे कम, ये सबसे अधिक है, ये भी अपने को अभी पढ़ के आएंगे। नीचे और दिया हुआ है, इनको हम विबग्योर, बेंजानी, हपीनाला के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो ये जो डायग्राम दिया गया है आप इसको देख लें, किस प्रकार से जो है डायग्राम में रंगों को प्रदर्शित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नीले, हरे और लाल रंगों को प्राथमिक रंग, तो प्राथमिक रंगों में कौन कौन से रंग आते हैं? नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल आता है तथा पीला, मेजेंटा, पीकॉक, ब्लू आदि को द्वितीयक रंग कहा जाता है। जो 2 रंग परस्पर मिलने से प्रकाश क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, उन्हें पूरक रंग कहते हैं। पीले रंग को मध्य रंग का माना जाता है। चित्र में प्रदर्शित रंग त्रिभुज से हम विभिन्न रंगों का मिश्रण ज्ञात कर सकते हैं। अतः रंग त्रिभुज से लाल और हरा से पीला, लाल और नीला से मेजेंटा, हरा और नीला से पीकॉक ब्लू, हरा और मेजेंटा से सफेद, लाल पीकॉक ब्लू से सफेद, नीला पीला से सफेद, इस प्रकार से वर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकाशीय परिघटना की द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संख्यक वर्णों में होता है? तो वर्ण विक्षेपण से होता है। ये हम पढ़कर आए हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
निम्न में से स्वीट प्रकाश का कौन सा आवरण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? तो नारंगी जो है सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा। प्रकाश का कौन सा आवरण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? नारंगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। यदि लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग काला दिखाई देगा। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखोगे तो वो काला दिखाई देगा। व्याख्या देख ले। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है वह काली दिखाई देती है। इसलिए जब लाल गुलाब को हरे शीशे के माध्यम से देखा जाता है तो वह काला दिखलाई पड़ता है, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता और हरे रंग को अवशोषित कर लेता है। तो ये तो था अपना प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली। और ये अपनी साइंस की लास्ट क्लास होगी। है चौथा टॉपिक। 4 तो टॉपिक है साइंस में, नहीं भाई 5 टॉपिक है। चौथी क्लास और उसके बाद में 5वीं क्लास भी आप लोगों की आएगी। 5 क्लासें होगी टॉपिक आप लोगों के। फिर वो मानव वाले रोग वो भी तो है, तो वो भी आएगी। तो बने रहे YB 2020 PYQ के साथ। दिशा आप लोग देख ही रहे हैं, इसके साथ में लक्ष्य वाले मॉडल पेपर देखना ना भूलें। जो है कुल 21 मॉडल पेपर है, उनका सॉल्यूशन आप लोगों के यहाँ चल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।